हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। तो अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे 4 ब्लॉक एमपीसी E011, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। हमने चारों के चारों ब्लॉक कंप्लीट डिस्कस किए हैं। डिटेल वीडियोस अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और इन वीडियोस को एक्सेस करें। अब फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक 5। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि हर एक बुक में ना एमपीसी E011, 12 और 13, दे आर टोटल 3 बुक्स एंड एवरी बुक हैव 4 ब्लॉक, ऐसा हमने कहा था। लेकिन एमपीसी E0 में भाई टोटल 5 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो टोटल 20 चैप्टर्स हैं हमारे एमपीसी E011 में। और जो अभी 5th ब्लॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक, जो मेन डोमेन है वो क्या है, वो है भाई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इतना मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हम डायरेक्ट सभी क्लासेस की तरह क्यों क्लास अभी शुरू नहीं करें, क्योंकि ब्लॉक 5th में हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स आपको नोट्स और वीडियोस नहीं प्रोवाइड करने वाले। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल पैटर्न में चीजें देंगे। पैटर्न कैसा, मेन टॉपिक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अभी इस क्लास में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 3 क्लस्टर्स बताए गए हैं, 3 टाइप होते हैं कि मेन जो सब डोमेन्स है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, वो क्लस्टर ए होगा, क्लस्टर बी होगा, क्लस्टर सी होगा। मतलब हमारे पास 3 गुच्छे हैं। ठीक है, अब 3 गुच्छों में, इन 3 क्लस्टर्स में हमारे पास अलग अलग पर्सनैलिटी के टाइप, अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं अलग अलग। ठीक है, सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्लस्टर ए में टोटल 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, बी में 3 एंड सी में 3। आपकी बुक में ये आगे पीछे दिए गए हैं। दैट मीन्स क्या आगे पीछे, मतलब आपको सबसे पहले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पर अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपको डायरेक्ट बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी बता दी जाएगी, कभी मान लीजिए फिर पैरानॉइड बता दी, फिर नार्किसिस्ट बता दी, फिर डिपेंडेंट बता दी। तो इसमें हमने फील किया कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दैट विल क्रिएट आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी टू रिमेंबर द कैटेगरी, क्लस्टर्स एंड देयर सब टाइप्स। तो हमने इसको क्या किया भाई, इजी बनाने के लिए, ताकि आप जिस सीक्वेंस में इनको पढ़ें उसी सीक्वेंस में याद करें। तो इसीलिए इन वीडियोस में जो कंटेंट होगा और जो क्लासेस होंगी वो इसी सीरीज में होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम शुरुआत में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और क्लस्टर ए के 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बॉर्डर लाइन के 2 पार्ट्स को, एंड नेक्स्ट वीडियो में मे बी नार्किसिस्ट सेपरेट करें और डिपेंडेंट सेपरेट करें। तो चांसेस हैं कि वीडियोस 4 से 5, 5 से 6 भी हो सकते हैं और 6 से 3 वीडियोस में भी हम इनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। और ध्यान से देखिए इस पिक्चर को क्या कहती है। इस पिक्चर में एक क्यूट सी गर्ल है यहाँ पर, और ये कंफ्यूज्ड है। कभी ऐसे एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, कभी ऐसे एक्सप्रेशन। और थोड़ा और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पीछे कुछ मास्क नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमने, अगर आपको ध्यान है तो कार्ल यूंग की थियरी में पर्सोना पढ़ा था। ठीक है, persona means mask. We all humans wearing a mask to represent ourselves in front of others, in front of other our society, we can say that। हम हर जगह हमारे चेहरे पर एक मास्क लगाते हैं जिसको कि हम अपनी पर्सनैलिटी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हमारा सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, या कहें थिंकिंग पैटर्न सब कुछ बदल जाए, चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को समझते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर कल्चर। अब आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में आप जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही पर्सनैलिटी आपकी कंसीडर की जाती है। और अगर आपके वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग तीनों में ही चेंज हो रहा है, डेविएट सिग्निफिकेंटली मतलब इतना कि लोगों को नोटिस हो गया है, और वो आप, जो आपका कल्चर आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपका फैमिली मेंबर, स्कूल कॉन्टेक्स्ट, या आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहां पर आपकी जो सब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन वो इतना चेंज हो गया कि लोगों को नोटिस हो रहा है, तो हम कहेंगे वो मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या कहलाएगी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाएगी। दिस पैटर्न आर रिस्क लॉन्ग लास्टिंग, कॉज प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप डेफिनेटली। अगर आप बड़े ही काम नेचर के हैं और आपके रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे हैं और अचानक से आप एंग्री बर्ड बन गए हैं, है ना, तो वहां पर डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट होगी, आपका वर्क प्लेस में आपकी सोशल लाइफ सब कुछ अफेक्ट होगा।
और मेनली ये चीजें आमतौर पर देखी जाती है एडोलेसेंस में और अर्ली अडल्टहुड में, ठीक है। कैन लीड टू डिस्ट्रेस और डिफिकल्टी फंक्शनिंग, जो कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं एक पर्सन की लाइफ में डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे, एक नॉर्मल या स्मूथ फंक्शनिंग को डिसरप्ट करेंगे, खराब करेंगे, ठीक है। सो डीएसएम क्या कहता है हमें, यहाँ पर जिक्र हुआ है DSM-5 का, ठीक है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ये भी बताया गया है कि उन्होंने DSM-5 दिया गया है, ठीक है। तो उन्होंने APA के थ्रू इन DSM-5 मतलब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने हमें DSM-5 दिया और DSM-5 के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिवाइड किया गया किसमें, 3 क्लस्टर्स में, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। अब वो कौन कौन से क्लस्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने ऊपर भी देखा और अब फिर देख रहे हैं। 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 3 क्लस्टर्स, क्लस्टर A, क्लस्टर B एंड क्लस्टर C, ठीक है। इन क्लस्टर्स में आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी, जैसे कि ओड एसेंट्रिक क्लस्टर्स, ऐसा कहा गया है कि जहां पर आपको बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर दे विल शो हु आर सफर्ड फ्रॉम क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, वी कैन से दैट। सो क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिजोटेपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड अच्छा यहाँ तो एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पर हमने जो ऊपर लिखा था एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को क्लस्टर ए में राइट कर दिया, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एंटाई सोशल है क्लस्टर बी में है, तो क्लस्टर बी में एंटाई सोशल, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी एंड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। क्लस्टर सी में अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट और ओबेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। अब इनके जो मेन फीचर्स है वो ये है कि क्लस्टर ए में हमें जो बिहेवियर नजर आएगा वो ओड एसेंट्रिक, दैट इज नॉट रेगुलर, वी कैन से दैट रेगुलर इन पैटर्न एंड स्ट्रेंज बिहेवियर बट यूजुअली दे डू नॉट शो, है ना, जो आसानी से आपको देखने को नहीं मिलता, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे विल शो। सो ओड एसेंट्रिक जो रेगुलर पैटर्न में नहीं है, नॉर्मल नहीं है उनके लिए। ड्रामेटिक, अनप्रिडिक्टेबल एंड एंशियस एंड फियरफुल, ये 3 मेजर या हम कहें जिनसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्लस्टर है। तो क्लस्टर ए की डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जहां पर पीपल विद दीज डिसऑर्डर्स ऑफन अपीयर स्ट्रेंज, अनयूजुअल इन देयर बिहेवियर, थिंकिंग, उनका बिहेवियर, डेफिनेटली पहले थिंकिंग लिखना चाहिए फिर बिहेवियर लिखना चाहिए, क्योंकि आर थिंकिंग प्रोसेस डिटरमाइन आर बिहेवियर, डेफिनेटली ऐसा है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो उनका जो बिहेवियर होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगी, वो बिल्कुल अजीब होगा, असाधारण होगा, अनयूजुअल होगा, नॉर्मल नहीं होगा, उनको क्लोज रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी भाई। किसी किन्हें अजीब से लोग पसंद है, क्या आपको हैं, बताइए। अगर आपको अजीब अजीब लोग पसंद है, जो अजीब तरीके से सोचते हैं, जो अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, तो बताइए हमें। तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है पैरानॉइड पर्सनैलिटी। अब ये अजीब बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, वो क्या है, हमेशा दूसरों पर भरोसा ना कर पाना, वो भी एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का, क्या तुम सच कह रहे हो, नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा। सस्पिशियंस ऑफ अदर, नहीं इसमें तुम्हारा कोई लालच है या तुम मुझे कुछ चोट पहुंचाना चाहते हो, दूसरों पर डाउट करना। जनरली दोज पीपल हु आर सफर्ड फ्रॉम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विल शो सस्पिशियस बिहेवियर्स टू अदर, क्या करेंगे, दूसरों पर डाउट करेंगे, मतलब इरेशनल डाउट, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, समझ रहे हैं। इवन द प्रेजेंस ऑफ एविडेंस, वहां पर आपको एविडेंस देना होगा फिर भी वो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो उनको लगेगा कि दूसरे उन्हें चोट पहुंचाने, धोखा देने की कोशिश करें, इवन विदाउट एविडेंस, बिना एविडेंस के भी। अगर आप एविडेंस भी देंगे कि नहीं नहीं ऐसा देखो कुछ नहीं है, फिर भी वो नहीं मानने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिंपल कहता है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, दोज हु डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद अदर्स, है ना, तो उनको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, वी कैन से दैट। वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते, मोस्टली टाइम दे विल वांट ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम कह सकते हैं कि वो अकेला ही रहे, अकेले अकेले अकेले, बस जिंदगी बितानी अकेले। तो हम ये कह सकते हैं सिजोइड पर्सनैलिटी, दूसरों से सोशल रिलेशनशिप, दूसरों से इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। इमोशनल कोल्डनेस, इमोशनली फ्लैट अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, न्यूट्रल, खुशी में, दुख में, नो रिस्पॉन्स। सो प्रेफरेंसेस फॉर बीइंग अलोन, हमेशा अकेला रहना। सीम्स डिटैच्ड और अनइमोशनल, ऐसा फील होगा आपको कि इसमें तो कोई इमोशन ही नहीं है यार, ये तो पत्थर है ना, ऐसे। तो क्या आपको वो लोग पसंद है जो इस तरह का बिहेव करते हैं, या फिर आपको इमोशनल मतलब खुशी में खुश होने वाला, दुख में दुख होने वाला,
दुखी होने वाला इंसान, ऐसा इंसान चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे होने चाहिए कि कुछ भी हो, चाहे पहाड़ टूट जाए या बाढ़ आ जाए या आपकी लाइफ में या फैमिली में कुछ हो जाए, बिल्कुल नम्र रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। बताइए आपको कैसा चाहिए। तो ये वो ओड और असेंट्रिक बिहेवियर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। सीजोटेपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ओड बिहेवियर, अनयूजुअल बिलीव्स एंड डिफिकल्टी फॉर्मिंग रिलेशनशिप। अब आपको देखने को मिलेगा जो सीजोटेपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ओड बिहेवियर भी है और उसको रिलेशनशिप भी पसंद नहीं है। अब ये तो आपको मतलब ऐसा बोलते हैं कि सोने पर सुहागा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर चीजें दोनों आ गई और जिसकी वजह से आप हो सकता है उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना करें। जहां पर आपको ओड बिहेवियर भी आ गया और डिफिकल्ट जो उनको क्रिएट हो रहा है भाई रिलेशनशिप बिल्ड करने में, दोनों ही आ गया। सिजोइड पर्सनैलिटी और पैरानोइड पर्सनैलिटी के दोनों के कॉम्बिनेशन को सिजोटेपल पर्सनैलिटी आप मान सकते हैं इफ यू वांट टू learn these theories. So they may have magical thinking such as believing they can read mind. अब कोई ऐसा पर्सन जिसको ये वहम हो कि भाई मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ सकते हो आप हमारा दिमाग, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। सिजोटेपल हमने किया, तो ये था पर्सनैलिटी ए, या हम कहें क्लस्टर ए, जिसमें हमने 3 टाइप के पढ़े। भाई पहला हमने पढ़ा पैरानॉइड, जिसमें आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। सेकंड वाले में रिलेशनशिप नहीं बन रही और दोनों में हमें ट्रस्ट भी नहीं हो रहा, रिलेशनशिप भी नहीं बन रही, हमें इंटरेक्शन भी पसंद, दोनों का कॉम्बिनेशन है, वी कैन से दैट। सो क्लस्टर बी की बात करते हैं, जहां पर आपको ड्रामेटिक, इमोशनल, एरेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। एरेटिक डिसऑर्डर्स कहा है यहाँ पर। तो पीपल विद दिस डिसऑर्डर ऑफन हैव इंटेंस इमोशंस एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप। एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं यहाँ पर। डिस्टर्बेंस इसलिए कहा क्योंकि इंटेंस इमोशन वो हाई भी हो सकता है और लो भी, मतलब हैप्पीनेस भी हो सकती है वहां पर और सैडनेस भी हो सकती है। इंटेंस इमोशन पागलपन वाले इमोशंस, अनस्टेबल रिलेशनशिप वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। देयर बिहेवियर कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, उनके बिहेवियर को यू कांट प्रिडिक्ट एंड समटाइम हार्मफुल टू देमसेल्व्स और अदर, दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी। इसमें सबसे पहली कैटेगरी एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है। एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या कहता है, देखिए जो आप इसको ना याद करने का एक छोटा सा तरीका है। सोसाइटी में जब आप एंटी बिहेवियर शो करते हैं, मतलब सोसाइटी के रूल से अपोजिट, आप सोसाइटी किससे बनती है, लोगों से बनती है भाई, ठीक है। आप उन लोगों के रूल्स की या कहें हम मौलिक या राइट्स की अवहेलना कर रहे हैं, उनको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, या उनको हरास कर रहे हैं, वी कैन से दैट, जो उनका मौलिक अधिकार है उनकी अवहेलना चल रही है और सोसाइटी में जो बनाए गए रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको ब्रेक कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको। अब इसको थियरी से पढ़ते हैं। डिसरिगार्ड फॉर अदर राइट्स, दूसरों की राइट्स की डिसरिगार्ड दैट मीन्स सम्मान ना करना, उनकी बेइज्जती कर देना, इंपल्सिव बिहेवियर शो करना, लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स, मतलब आप क्या कर, वो पर्सन कैसा होगा जिसको एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, गलत काम करेगा, गिल्ट नहीं होगा इत्तू सा भी, समझ रहे हैं, जरा सा भी गिल्ट नहीं होना, लेकिन गलत काम करते रहना। दे में लाए, झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे चीजों को, लॉज ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल रेड लाइट जंप किया, अभी आप एकदम से किसी को जज कर सकते हैं कि नहीं ये रेड लाइट जंप कर देगा, नहीं, यू कांट प्रेडिक्ट देयर बिहेवियर। सो अगर उसने रेड लाइट जंप किया, उसको कोई भी गिल्ट नहीं है कि मैंने रेड लाइट जंप किया। अब रेड लाइट जंप किया, हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही है, खुद को तो चोट लगेगी और उनको भी लगेगी जो आ रही है गाड़ी भाई, तो अपने आप को भी चोट पहुंचा रहा है, दूसरों को भी पहुंचाने का रिस्क है, चांसेस है, हो सकता है वो बच भी जाए। सो एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फर्स्ट डिसऑर्डर। सेकेंड आता है हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्या, अब इसको समझने का ना एक ऐसा मान लीजिए, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये एनवायरमेंट है, मानना है आपको, ज्यादा नहीं कुछ करना। सो अनस्टेबल मूड, यहाँ पर जो मेन है हम कहेंगे अनस्टेबल मूड, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पर रहता है इनका मूड, अगर यहाँ तो गड़बड़, यहाँ तो ठीक है। रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज, अनस्टेबल मूड होना, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, वी कैन से दैट दे में फियर ऑफ अबंडनमेंट, एंगेजेस इन सेल्फ हार्म और इंपल्सिव एक्शंस, उनको जो डर रहेगा वो क्या रहेगा कि कहीं मुझसे ये दूर ना चले जाए। अबंडनमेंट दैट मीन्स कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं उसका, खुद को सेल्फ हार्म करने की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, एंगेज शामिल होना, पार्टिसिपेशन तो नहीं कहेंगे उसको, इंपल्सिव एक्शन शो करना भाई,
Someone with this disorder might quickly switch from idealizing a friend to hating them over all a small disagreement. ये दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त में छोटा सा झगड़ा होता है किसी छोटी सी बात को लेकर, उससे उसने कहा कि हमारी आज से दोस्ती खत्म, और इस सिलसिले में वो हो सकता है अपनी जान भी देने का सोच सकती है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इतने सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब वी कैन से दैट, है ना, उनके मूड्स बड़े अनस्टेबल रहते हैं, रिलेशनशिप तो होगी ही। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहेंगे? नेक्स्ट आता है थर्ड, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग पर्सन, जो हरदम चाहता है कि कोई मुझे अटेंशन दे। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ड्रामेटिक बिहेवियर शो करना, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया तुमने यार, ऐसे इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है यार, ये क्या हो गया, दैट्स इट, ऐसा रिएक्शन हो सकता था। लेकिन ओ माय गॉड ये क्या हो गया, सो ड्रामेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, एक्सेजरेट इमोशंस, इमोशंस देखा नहीं मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया आपको, तो इमोशंस को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, अटेंशन लो। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया, अगर मैं 4 5 10 लोगों के बीच में बैठा हूं तो सभी मेरी तरफ देखेंगे, ऐसा क्यों मेरी तरफ देखना है? सो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में दैट पर्सन वोंट एक्सेसिव अटेंशन from others. Dramatic behavior show for gaining attention from others. Exaggerate emotions for gaining attentions from others. है ना? So they often feel uncomfortable when not the center of attention. जब उनको center of attention ना मिले तो उनको uncomfortable सा लगेगा, दिन अधूरा लगेगा बेचारों का, है ना? तो we can say that a person with this disorder might dress proactively or create dramatic sense to get noticed. जब ऐसा हो सकता है वो समर सीजन में विंटर की जैकेट डालकर आए, क्या करने के लिए? सिर्फ अटेंशन, ताकि लोग उनसे पूछे अरे यार ऐसा क्या हो गया, तुमने जैकेट डाली है ना? नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी, अब देखिए यू मे गेट लिटिल बिट कंफ्यूजन, यू मे फील लिटिल बिट कंफ्यूजन बिटवीन हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी एंड नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी में वो बंदा क्या करेगा, टेंशन सीख करने की कोशिश करता है, लेकिन नार्किसिस्ट में वो बड़ा चढ़ाकर अपने आप को ये समझता है कि हम हैं, हम ही हैं, मतलब और कौन है, क्या है ये मेरे सामने कितने छोटे हैं, ऐसा कुछ। ग्रैंडियोसिटी, अहंकार से आप इसको समझ सकते हैं कि इगोइस्टिक पर्सन जो आप कह सकते हैं। नीड फॉर एडमायरेशन, की हमेशा खुद की ही बड़ाई की खूबसूरत। देखिए अगर आपको एक रुचि का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक आरव का एग्जाम्पल लेंगे। आरव कहता है कि यार हम ही हैंडसम हैं, हम ही दैट मीन्स मैं ही हैंडसम हूं, हमको भी रेज कर दीजिए। रुचि कहती है मैं ही ब्यूटीफुल हूं, आई एम ओनली द गर्ल हु इज ब्यूटीफुल, आई एम द ओनली बॉय हु इज हैंडसम। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये मान लेना मैं ही इंटेलिजेंट हूं, क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि मैं भी इंटेलिजेंट हूं, मैं भी ब्यूटीफुल हूं, मैं भी हैंडसम हूं, ये सेंटेंस दैट मीन्स कि और भी हैं जो ऐसे हैं, लेकिन मैं भी उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं लाइक करता ही हूँ, ठीक ठाक लुक है, ये होता है नॉर्मल बिहेवियर, है ना? लेकिन ग्रैंडियोसिटी, नीड फॉर एडमायरेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, दे ऑफन बिलीव दैट दे आर द सुपीरियर्स टू अदर, दूसरों से बढ़कर उनको लगता है कि मुझे ही सब कुछ पता है, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही हूर की परी हूं या परा हूं, जो भी है, समझ रहे हैं? तो नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? तो क्लस्टर सी को डिस्कस करते हैं। क्लस्टर सी एंशियस और फियरफुल डिसऑर्डर्स। क्लस्टर सी फियरफुल डिसऑर्डर्स क्या कहता है? पीपल विद दिस डिसऑर्डर ऑफन एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ एंजाइटी फियर विच अफेक्ट देयर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। भाई एक पॉइंट को आप, है ना, यहाँ पर वन पॉइंट यू शुड बियर इन योर माइंड। व्हाट इज दैट पॉइंट? if anybody suffer from any kind of disorder, definitely their life, their behavior, their feelings, their emotions, everything will get disturbed, and due to the disturbance of everything, definitely उनकी लाइफ में आने वाले हर एस्पेक्ट में आपको डिस्टर्बेंस नजर आएगी, समझ रहे हैं? तो वहां पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी जो कि उनकी बिहेवियर रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो पहला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन क्लस्टर सी क्या कहता है कि एक्सट्रीम शाइनेस, वर्ड से क्लियर करें, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दैट पर्सन विल ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग, एक्सट्रीम शाइनेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, शर्म महसूस करना, रिजेक्शन का डर कि कहीं यार मुझे, मैं इनसे बात करूं जाकर ये मुझे रिजेक्ट तो ना कर दे। रिजेक्शन हर मतलब प्रपोजल पर ही मत जाया करें, जैसे ही रिजेक्शन का नाम आता है आप लोगों की थिंकिंग वहां पर भाग कर चली जाती है कि आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं और वहां ऐसा सीन नहीं है, रिजेक्शन काफी सिलसिलों में होता है ना।
अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना, दे वांट रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप चाहते हैं। ये बात ध्यान रखना जो हमने अभी अभी ऊपर क्लस्टर बी में यहाँ पर सिजोइड पर्सनैलिटी में पढ़ा था। सिजोइड पर्सनैलिटी में पढ़ा कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप बनाने में उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी और सिजोइड पर्सनैलिटी सेम है या क्या डिफरेंस है। वहां पर इंटरेस्ट है ही नहीं किसी बंदे का, लेकिन यहाँ पर क्या है, दे वॉन्ट रिलेशनशिप, लेकिन डर लगता है भाई। चाहते हैं पार्टनर, कोई भी ऐसा फ्रेंड, कोई भी ऐसी रिश्तेदारी या कुछ भी ऐसा जिससे कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है किसका, रिजेक्शन का। आप फ्रेंडशिप में भी रिजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, लाइफ पार्टनर में तो रिजेक्शन आपको पता ही है। तो नाइबर में भी रिजेक्शन देख सकते हैं कि हम नाइबर्स में चाहते हैं कि वो हमें जान पहचान हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन आप नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है, उस पर्सन को डर लगता है। ए पर्सन विद दिस डिसऑर्डर माइट अवॉइड डेटिंग ऑफ सोशल इवेंट्स बिकॉज दे फियर ऑफ बीइंग जज्ड, उसको लगेगा कि उसको जज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये भी बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है, दैट पर्सन हु इज एक्सेसिवली रिलायंस ऑन अदर फॉर डिसीजन मेकिंग, इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग। वो चाहेगा कि सब कुछ किसी के साथ हो, हरदम मेरे साथ कोई रहे, हरदम मुझे कोई डिसीजन दे, सॉरी डिसीजन का एडवाइस दे ताकि मैं डिसीजन ले सकूं। दे फियर बीइंग अलोन एंड स्ट्रगल विद इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनको अकेले रहने में डर लगता है। कोई तो पर्सन है जिसको अकेले रहना पसंद है, सिजोइड वाला, लेकिन डिपेंडेंट में भाई नहीं, अकेले नहीं रह सकते, कोई ना कोई साथी चाहिए जो उनको राय दे, डिसीजन लेने में हेल्प करे। मैं आज ये डालूं या वो डालूं, या फिर मुझे मेरा हेयर स्टाइल सही है कि यार देख तो ले एक बार, अप्रूव तो कर दे यार। अप्रूवल चाहिए कि उसको शायद हर रोज पूछ ले, समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव कहता है कि परफेक्शनिज्म, हमने ओसीडी को पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से वीडियोस लेक्चर्स को देखा है, नोट्स को पढ़ा है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेसिवनेस दैट मींस अनवांटेड थॉट्स स्टक इन योर माइंड, बार बार अनवांटेड थॉट्स, बल्कि एक ही रिपीटेड थॉट्स बार बार यहाँ दिमाग में घुसे जा रहा है, लेकिन उस थॉट को सिर्फ यहाँ आने तक नहीं, बल्कि उस थॉट की वजह से यू आर कंपेल्ड बाय दैट थॉट एंड डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शन। सो वहां पर आप कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसको हमने कहा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पर आप उसको बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है आरव, वो हमेशा अपनी टेबल को बिल्कुल परफेक्ट रखता है, यहाँ पर पेन होगा, यहाँ ग्लास होगा, यहाँ मेरा कीबोर्ड होगा, यहाँ स्क्रीन होगी, यहाँ पेन टैब होगा, एवरीथिंग, माउस एंड ऑल, जो भी कुछ है, स्पीकर वगैरह है। लेकिन अब क्या हुआ, जरा सा पेन इधर से इधर हो गया, इधर से इधर आपने किया, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, ये पेन यहाँ है तो यहाँ ये साफ है, ऐसे। कुछ मूवीज में आपने देखा होगा परफेक्शनिज्म। तो ओबेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर यही कहती है कि उन लोगों में परफेक्शनिज्म, रिजिडिटी, नीड फॉर कंट्रोल, दे में फोकस एक्सट्रीमली ऑन रूल्स एंड ऑर्डर। कि अगर आपके पास 7 कलर के पेन हैं, दे आर टोटल 7 कलर्स ऑफ पेन, तो वो विबग्योर के पैटर्न में रखता है तो विबग्योर के पैटर्न में ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपने आगे पीछे रख दिया। समझ रहे हैं, इतना परफेक्शनिज्म। तो देख लीजिए अब, क्या आपको वैसे लोग बिल्कुल पसंद है, बताइए। अगर हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है भाई। तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अभी तक आई थिंक आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के टाइप्स, क्लस्टर्स सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो ये सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स है, यहाँ से रेयरली आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी विल रीड दिस। सेल्फ सेंटर्डनेस, मी फर्स्ट, वहां पर जो मैं बोलती है अंदर ही अंदर अपने आप को ज्यादा प्रेफर करना, वो आपको उस पर्सन में नजर आएगा। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दे ट्राई टू ब्लेम अदर्स ऑल द टाइम, चाहे उनकी ही गलती क्यों ना हो, लेकिन ब्लेम दूसरों को करना। एम्पैथी नहीं होगी, दे डू नॉट केयर अबाउट अदर्स, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करना, मैनिपुलेटिव चीजों को फेर बदल कर कर बताना, क्योंकि पर्सनल गेन के लिए, ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। इमोशनल डिस्ट्रेस, फ्रीक्वेंटली अनहैप्पीनेस, इमोशनल डिस्ट्रेस दैट मीन्स कि इमोशनली अनस्टेबल रहेगा, या तो हम कहेंगे कि एकदम से खुश भी हो सकता है, और मोस्टली केसेस में डिप्रेशन, एंजाइटी के जो सिम्टम्स उनमें नजर आएंगे। डिस्टोर्टेड सेल्फ परसेप्शंस, इनएबिलिटी टू सी हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट अदर्स, नहीं देख पाएंगे। हम इसको एम्पैथी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, हार्मफुल एक्शंस में इन्वॉल्व होना, एंगेज होना, जैसे कि हमें रेड लाइट को जंप किया था, है ना।
सोशली मैलअडेप्टिव बिहेवियर, चेंजिंग रूल्स और मैनिपुलेटिंग सिचुएशंस टू फिट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूल्स ही बदल दिए। अब किसी को शराब पीनी है, एक तो भाई खुद के इंटरेस्ट से पी रहा है वो बात अलग है, लेकिन क्या कहेगा डॉक्टर ने कहा था, समझ रहे हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कॉजेज बड़े सिंपल होने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस विल बी वेरी 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 इजी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, समझा है तो ये बात ध्यान रखना। जेनेटिक फैक्टर्स, मम्मी पापा वाला केस कि अगर आपकी फैमिली में जीन्स ऐसे ही चले आ रहे तो मोस्टली चांसेस कि आप ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे उन डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, अगर आपको एक स्पेसिफिक बढ़िया सा उन जीन्स को एक्टिव करने वाले एनवायरनमेंट अगर मिल जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एनवायरनमेंट अभी हमने बात की उसमें ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड इवेंट्स हो सकते हैं, कोई अब्यूज हो सकता है, कोई लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, वो केमिकल से रिलेटेड हो सकता है और ब्रेन के किसी हिस्से का पार्ट हो सकता है। दैट मीन्स ब्रेन का कोई भी हिस्सा है, कोई भी पार्ट है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसको हम ब्रेन की स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज में डाल देंगे, और किसी की स्ट्रक्चर अगर खराब है तो वो कैसे काम करेगी, सही है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लर्न बिहेवियर हो सकता है, ये जो पर्सनैलिटी हम लोगों को देखकर सीखते हैं, तो हो सकता है वहां पर ये जो लर्निंग बिहेवियर हो, जो हमने देखा है, जो हमारी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आए, ये भी हमने देखकर सीखा हो, तो ये कंट्रीब्यूट करते, ये सभी फैक्टर्स, कोई भी एक सिंगल फैक्टर नहीं डिफाइन करता कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आप थेरेपीज देंगे, थेरेपी में सीबीटी लगा सकते हैं नेगेटिव थॉट को, और साइको डायनेमिक लगा सकते हैं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए। पास्ट एक्सपीरियंस से आप गेट टुगेदर हो सकते हैं वहां पर। मेडिसिन का यूज करेंगे, अगर उसको डिप्रेशन, एंजाइटी या मूड अनस्टेबल रहता है तो मूड स्टेबलाइजर हम दे सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप, हम वहां पर है जो हेल्पिंग इंडिविजुअल कनेक्ट विद अदर्स फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस, तो इसको हम ग्रुप थेरेपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सपोर्ट ग्रुप दैट मीन्स वैसे वैसे लोगों का अगर कोई समूह होता है, सपोर्ट होता है, अगर एक ग्रुप हम कहें ऐसे लोगों का हो, तो हमें लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं है, आई एम नॉट द ओनली वन जो कि प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, बहुत सारे हैं, तो इट्स कॉमन, ऐसी फीलिंग आ सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, हम उनको हेल्दी लाइफ पैटर्न बता सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नहीं, सिजोइड पर्सनैलिटी। सो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं हमारा सिजोइड और पैरानोइड, दो टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।